हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज का हमारा चैप्टर होगा ग्रेविटेशन। यह ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने आपके लिए एक और भी लेक्चर्स को दिए हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। बच्चे, आपको बता दें कि वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, इसके लिए हम सॉरी बोलना चाहेंगे, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि हमारे साथ अभी बहुत सारे काम जुड़ चुके हैं, बहुत सारे काम हमें अभी करना पड़ता है, तो इस कारण से वीडियो लेक्चर डालने में लेट हो रहा है। और आपको बताते हैं हम हमेशा कि आपको कहीं से भी आपको जो भी चीज़ पढ़ने के लिए मिलते रहे, आप उसको ग्रैब करते रहिए, उस सभी चीज़ों को पढ़ते रहिए, वो सभी चीज़ आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। और इससे पहले हमने और भी बहुत सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स को दिए हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपका, द ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, द वर्क डन इन दिस फील्ड बाय मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कहा जा रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होते हैं वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो देखिए, ये भी एक क्वेश्चन ही है आपका, पूछा जाता है क्वेश्चंस में, ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में बना के कि ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे फील्ड होते हैं, तो कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव, या फिर और भी आपको बहुत सारा चीज़ दे सकता है। तो आपका क्या लिखिएगा, कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन ही है। तो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा फील्ड होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। फिर नेक्स्ट कहा जा रहा है, द वर्क डन इन द फील्ड बाय मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो आपको बताना है कि जो वर्क डन होगा इस फील्ड में, कौन से फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड में, कंजर्वेटिव फील्ड में, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वो कैसा होगा। क्या वो डिपेंड करेगा इन पॉइंट्स पे, या फिर वो सिर्फ पाथ पे डिपेंड करेगा, और या फिर कह सकते हैं आप डिपेंड्स अपॉन द इन पॉइंट एज वेल एज ऑन द पाथ, यानी आपके इन पॉइंट पे भी डिपेंड करेगा और पाथ पे भी डिपेंड करेगा। या फिर कहा जा सकता है कि इज़ नॉट जीरो, वह जीरो नहीं होगा व्हेन, जब ऑब्जेक्ट इज बाउट बैक टू द इनिशियल पोजीशन, जब आपके ऑब्जेक्ट जो होंगे वो अपने शुरुआती पोजीशंस पे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, ये सोचना है आपको कैसे बनाना है। तो देखिए, इस क्वेश्चंस में आपको एक तो कंसेप्ट सीखना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड आपके कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं। दूसरा क्या आपको सीखना है कि आप याद रखिए कि किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में, किसी भी कंजर्वेटिव, CONSERVATIV, कंजर्वेटिव, किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन होता है, जो नेट वर्क डन होता है, आप इसे कह सकते हैं, एक सेकंड बच्चे, सॉरी बच्चे, आवाज़ बहुत सारी इधर उधर से आ रही है, इसके कारण सॉरी बोलना चाहेंगे। तो देखिए, हम क्या सीख रहे थे कि कंजर्वेटिव फील्ड हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, और कंजर्वेटिव फील्ड में हमारा जो नेट वर्क डन होता है, कैसा, जो नेट वर्क डन होता है वो क्या होता है, आपका जीरो होता है। ठीक है, तो ये आपको दूसरा आपको चीज़ सीखना था। पहला ये ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है, और दूसरा कंजर्वेटिव फील्ड आपका क्या होता है, उसमें नेट वर्क डन क्या होता है, हमारा जीरो होता है। और एक बात और आपको सीखना है कि जो कंजर्वेटिव फील्ड होता है उसमें वर्क डन हमारा डिपेंड करता है कहाँ पे, इंड पॉइंट्स पे, कहाँ पे, इंड पॉइंट्स पे। टोटल वर्क डन कहने का मतलब बच्चे कि कोई अपने यहाँ से स्टार्ट करता है और फाइनल पोजीशन पे आ जाता है, तो उस पोजीशन पे क्या होता है, टोटल वर्क डन हमारा जीरो होता है। लेकिन कोई यहाँ से स्टार्ट करे और ऊपर ही जाके रह जाए तो ये टोटल तो हुआ नहीं, एक अदर पॉइंट से, किसी एक सिंगल पॉइंट से किसी अदर पॉइंट पे चला गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वर्क डन होगा वो सिर्फ आपके इंड पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड, कहाँ पे बच्चे, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। पाथ पे लिख सकते हैं आप नॉट डिपेंड। ठीक है, नॉट डिपेंड। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपके कंजर्वेटिव फील्ड पाथ पे डिपेंड करता है या फिर नहीं करता है। तो क्या होता है बच्चे, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ डिपेंड करता है आपके इन पॉइंट्स पे। कहाँ पे, इन पॉइंट्स पे। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इसके रिगार्डिंग सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द टाइडल वेव्स इन द सी आर प्राइमरली ड्यू टू। आपके जो टाइडल्स वेव होते हैं जो कि सी में देखे जाते हैं, समुद्र में जो ज्वार भाटा जो आती है वो किस कारण से आती है, उसके रीजन क्या होते हैं। तो देखिए, आपको इस क्वेश्चंस के कंसेप्ट को क्या सीखना है, इसमें एक ही चीज़ याद रखना है कि जो आपके टाइडल वेव होता है बच्चे, एक सेकेंड, हाँ तो बच्चे सॉरी, आवाज़ बहुत सारे इधर उधर से आ रहे हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि जो टाइडल वेव होते हैं वो किस कारण से होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि टाइडल वेव जो होते हैं किसी सी में, समुद्र में, वो होते हैं आपके ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन अर्थ, यानी ग्रेविटेशनल इफेक्ट मून के द्वारा जो अर्थ पे लगाया जाता है, उस कारण से हमारा जो टाइडल वेव होता है वो प्रेजेंट होता है। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इसके रिगार्डिंग सही है। क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स समझते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं बच्चे F इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, F इक्वल टू GM/r²। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑन मून, ऑफ द मून ऑन द अर्थ, यानी आपका यहाँ पे होगा GM ऑफ मून और क्या होगा, M ऑफ अर्थ अपॉन r का स्क्वायर, दोनों के बीच का स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाएगा मून के द्वारा ऑन अर्थ पे, तो वो उस रीजन से हमारा जो टाइडल वेव देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ r इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द सरफेस ऑफ अर्थ, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डिस्टेंस स्मॉल r लेस देन इक्वल टू कैपिटल R,
फॉर द सेंटर ऑफ द अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू। आपको कहा जा रहा है कि जो आपकी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम जी लिखते हैं वो आपको बताने हैं कहाँ पे, एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो ये जो आपको दिखा जा रहा है यही आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको अगर आप समझ जाइएगा तो क्वेश्चन आपका सही होगा, अगर इसे आप नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन को आप रॉन्ग कर दीजिएगा। देखिए कैसे, इसको दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। उन दोनों तरीकों को हम यहाँ पे आपको बताते हैं। एक तो कंडीशन आपका केस 1 होगा जब आपका स्मॉल आर लेस देन होगा कैपिटल आर के, जो कि आपके इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। केस नंबर 2 क्या होगा, केस नंबर 2 होगा आपका बच्चे जब आपका स्मॉल आर ग्रेटर देन होगा कैपिटल आर के। तो ये क्या हो गया, आपका सेकेंड केस हो गया। तो हाँ, तो देखिए बच्चे, आज इधर उधर से बहुत सारे चारों तरफ से आवाज़ आ रहे हैं तो इसके कारण आपको सॉरी फिर से। तो देखिए यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। एक केस पहला है हमारा कि जब आर आपका लेस देन कैपिटल आर के होगा, और दूसरा केस आर जब ग्रेटर देन कैपिटल आर के होगा। तो ये केस नंबर 1 जो है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम टू सेम यही केस है। तो दोनों केस को हम अगर सीख लेते हैं तो इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे दोनों केस से रिलेटेड, तो आप दोनों को आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए, जब पहला केस में जब स्मॉल आर जो आपका ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा, तो उस कंडीशन में जो हमारा जी होगा, आपको याद रखना है, उस कंडीशन में जो हमारा जी होगा, जी कहने का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो जी होगा वो इक्वल होगा बच्चे जी कैपिटल एम यानी मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब। कैपिटल आर क्या है, आपके रेडियस है अर्थ का, यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस ऑफ अर्थ है। तो ये जब होगा आपका जी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू। तो ये कब होगा बच्चे, जब आर आपका लेस देन कैपिटल आर के होगा। लेस देन कैपिटल आर कहने का मतलब आपके जो अर्थ के रेडियस से कम होगा। ठीक है, जैसे अर्थ का रेडियस से उस समय कम होगा, यानी डेप्थ के अंदर होगा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस कंडीशन में जो हमारा वैल्यू होगा वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जी जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर स्क्वायर के, आर पे पावर -2 के, आर पे पावर -1 के। तो इस कंडीशन में आपको दिख रहा है कि जी जो है ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है। जी का वैल्यू हमने आपको सिखाया था 6.67 इंटू 10⁻11 क्या होता है, 10⁻11 न्यूटन आपका मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है, ये जी का वैल्यू होता है। जी भी कांस्टेंट होता है। अर्थ का मास जो होता है ये भी कांस्टेंट है, अर्थ का रेडियस भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से पता चला कि ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपके स्मॉल आर के। तो इस कंडीशन में आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। लेकिन वहीं पे अगर क्वेश्चन आपको स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर की बात कर दे, वहीं पे जब आपका स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर की बात कर दे, तो यहाँ पे जो हमारा ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा जी एम अपॉन क्या होगा बच्चे, जी एम अपॉन आर का क्यूब। क्या होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और ये जो आपका जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है बच्चे, ये आपका जी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके आर पे पावर -2 के। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका, जब आपका स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा तो जी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर पे पावर -2 के। क्या होगा, आर पे पावर -2 के। ठीक है, तो चलिए ठीक है, समझ रहे हैं कि जी क्या होगा आपके आर पे पावर -2 क्या होगा। आर क्या है यहाँ पे, आर है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट से आपके अर्थ के सेंटर से दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पे पावर -2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके केस 1 में आर पे पावर जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। तो इस केस में रहता तो आंसर हमारा 3 होता, और फर्स्ट केस में रहता तो आंसर हमारा 1 होता। तो देख रहे हैं दोनों केसेस में अलग अलग आंसर आते हैं, और इसी आपको इस बात को याद करके रखना है। नेक्स्ट है आपका, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। एक बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है किसके, अर्थ के रेडियस के बराबर से। जैसे मान लेते हैं, इसे क्या मानते हैं, एक बार सर्किल एक बनाते हैं, अर्थ को हम बनाते हैं। तो जैसे ये एक हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से किसी एक पॉइंट से, मान लेते हैं यही पॉइंट से किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, और इस अर्थ के सरफेस से इस बॉडी का डिस्टेंस आर है, और ये जो आर है ये आपके रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक है, तो कहा जा रहा है द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाई इट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। जो वेलोसिटी एक्वायर होगा इस ऑब्जेक्ट का ग्राउंड में टच करने से पहले वो क्या होगा, यानी जो आपका बॉडी को जो ड्रॉप करेंगे वो आपके अर्थ पे जब गिरेगा, अर्थ के सरफेस पे, तो अर्थ के सरफेस से में टच करने से पहले, जस्ट पहले जो आपका वेलोसिटी होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं उस समय वेलोसिटी हमारा v होगा। क्या होगा, मान लेते हैं वेलोसिटी हमारा v होगा। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को दो तरीके से बनाया जा सकता है। यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला लगता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो देखिए, जो अर्थ का पोटेंशियल होता है, क्या होता है, अर्थ का पोटेंशियल होता है वो होता है बच्चे जी, क्या होता है बच्चे, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। याद रखिए कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ होता है जी एम एम अपॉन आर। क्या होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर होता है। तो हम गलती से एक बार आर का स्क्वायर कर दिए हैं, तो उसको नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है बच्चे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ये पोटेंशियल होता है ड्यू टू
अर्थ के द्वारा, ठीक है। किसी भी हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। जैसे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा होगा, सिमिलरली जो आपके जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो होता है जी एम अपॉन आर, और ये भी क्या होता है बच्चे, माइनस में होता है। ये आप हमेशा याद रखिए कि ये भी क्वेश्चन से बनाया जा सकता है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो क्या होता है बच्चे, आपका निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल होता है। तो स्टार्टिंग में इसके पास कुछ आपका पोटेंशियल होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये कुछ हाइट पे है, तो हाइट पे होगा कोई बड़ी, तो उसके पास तो पोटेंशियल होगा ही। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल जी एम अपॉन आर, ठीक है। तो चलिए, ये आपने पोटेंशियल का फंडा एक सीखा, तो इसी पोटेंशियल के फंडा को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंजर्वेशन, क्या लिख सकते हैं बच्चे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो बच्चे इनिशियल एनर्जी, इनिशियल में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, और बाद का क्या होगा बच्चे, आपका फाइनल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। बाद में पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के सरफेस पे जाने पे जीरो हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, सिर्फ आपका काइनेटिक एनर्जी बच जाएगा। तो देखिए, आप इस क्वेश्चन को एक और तरीके से बना सकते थे कि हम देखिए, हम इसको रेफरेंस मान रहे हैं, इस सरफेस को रेफरेंस मान रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि सिर्फ इसके पास हाइट जो है वो आर है। अगर आप इस अर्थ के सेंटर को रेफरेंस मानिएगा तो इस ऑब्जेक्ट के पास, इस बॉडी के पास हाइट कितना हो जाएगा, यहाँ से तो यहाँ आर है, और यहाँ से यहाँ भी क्या है, आर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आर प्लस आर, 2r हो जाएगा इस कंडीशंस में। लेकिन आप इतना लंबा नहीं समझिए, आप सिंपल इसको अर्थ के सरफेस को ही रेफरेंस मानिए, जो हम मान रहे हैं इसको रेफरेंस मान लीजिए, और यहीं से हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, जो अभी हम समझाएं आपको वो आपको समझ में आना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा बात कहें हम कि आप इस सेंटर को भी रेफरेंस मान सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो 2r डिस्टेंस पे होगा। ये r हो गया और ये r हो गया। लेकिन हम यहाँ पे इसको सेंटर, अर्थ के सेंटर को, आपके सरफेस ये जो सेंटर है इसको हम रेफरेंस नहीं मान के इसको रेफरेंस मान रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट का दूरी होगा सरफेस से वो कितना होगा, आपका r होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चे, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ठीक है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो आप इसको क्या कीजिए, यहाँ पे प्लस करके यूज कीजिए आपको आसानी के लिए, ठीक है। नहीं तो माइनस का जब आप यूज कीजिएगा तो आपको यही इसी को रेफरेंस मानना पड़ेगा, ठीक है। जब आप माइनस को यूज कीजिएगा तो इसको रेफरेंस मान के चलना पड़ेगा। तो ये हम आपको थोड़ा सा सिंपलेस्ट करने के लिए बता रहे हैं, लेकिन प्रॉपर जो मेथड होता है वो होता है अर्थ के सेंटर को ही रेफरेंस मानना, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, आपका हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, एक सेकेंड बच्चे, आप अगर हम इसको रेफरेंस मानते हैं तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसको रेफरेंस ना मान के सेंटर को ही रेफरेंस मानेंगे, और यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बच्चे, आर होगा, ठीक है। तो चलिए, हम इसी को रेफरेंस मान लेते हैं। क्यों उस तरह बताया आपको, नहीं तो बाद में क्या होगा, और इससे जब डिफरेंट क्वेश्चंस बनाया जाएगा तो वहाँ पे आप हो सकते हैं तो कहीं फंस जाइएगा, ठीक है। तो इनिशियल जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगा, वो होगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कितना होगा, इसको रेफरेंस मानना है तो डिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस आर, क्या हो गया, 2r हो गया, ठीक है। बाद का जो होगा हमारा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और एक और इसके पास एनर्जी होगा। कौन सा एनर्जी होगा बच्चे, ये जो ऑब्जेक्ट होगा इस सरफेस पे गिरेगा, ना कि इसके सेंटर पे आ जाएगा। तो जब इसके सेंटर पे आ जाएगा तो फिर से ये आर वाला तो पोटेंशियल इसके पास रहेगा ही। तो ये कितना होगा, माइनस ऑफ, क्या होगा बच्चे, माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, क्या होगा, माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं, जगह का कमी है, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। तो इसको बुला देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और ये आपका प्लस टाइम्स हो जाएगा, और ये क्या होगा अपन 2 इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ये हाफ से हाफ कट जाएगा, क्या होगा, ये हाफ से आपका साफ हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा आपका, इसको नीचे वाला को इरेज कर देते हैं, ठीक है। क्या बच जाएगा आपका, ये स्मॉल एम वाला स्मॉल एम से कट जाएगा, और यहाँ पे जी कैपिटल एम अपॉन आर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आपको एक और चीज़ एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि जी इक्वल टू होता है बच्चे, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, क्या होता है, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऊपर एक आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे भी क्या करेंगे, एक आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा जी कैपिटल एम इंटू आर अपॉन आपका आर का स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके, वी के स्क्वायर के बराबर है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, जी इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ से वी का वैल्यू क्या निकल गया, रूट अंडर जी आर, वी का वैल्यू क्या निकला, रूट अंडर जी आर, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो देख रहे हैं कितना सिंपल वे से आपको समझाए हैं और कैसे बनाना है क्वेश्चंस को। अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें जरूर लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। वैसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो हमने आपको बताया था कि इसको रेफरेंस लेके बनाइए, तो आप इसको रेफरेंस लेके नहीं बनाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। तो आप हमेशा सेंटर को रेफरेंस लेके बनाइए, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, कैसे बनाना है, यहाँ पे हमारा क्या है, इसको रेफरेंस लेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये r प्लस आर 2r के डिस्टेंस पे होगा, और जब हमारा सरफेस पे आ जाएगा तो उसके पास क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर एक काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और साथ ही साथ प्लस में क्या हो जाएगा आपका, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। और पोटेंशियल कितना होगा, r डिस्टेंस पे है तो जी एम एम अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा, रूट अंडर जी आर।
बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे √2 लगा देते हैं, जो कि क्या हो जाता है आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्या है बच्चे, नेक्स्ट है ब्लैक होल हैच। आपको ये याद करने वाला है कंसेप्ट। ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे क्या होता है बच्चे, आपका ग्रेविटी क्या होता है, बहुत आपका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपका हाई होता है। क्या होता है बच्चे, एक सेकंड, ठीक है बच्चे, तो कुछ काम था तो क्या बताते हैं ब्लैक होल के बारे में, तो हम क्या बता रहे थे आपको, ब्लैक होल एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल फील्ड और क्या है ग्रेविटी जो होता है वो बहुत हाई होता है, और इतना ज़्यादा हाई होता है कि उसके अंदर आप एक लाइट को भी इंटर नहीं करवा सकते। तो आपको पूछा जा रहा है कि एक ब्लैक होल जो होता है वो कैसा होता है, उसके पास जीरो वॉल्यूम होता है, जीरो डेंसिटी, या फिर कैसा होता है, क्या होता है, इस जो सभी ऑप्शन में से आपको आंसर्स को चुनने हैं। तो क्या आपका एक ये याद करने वाला क्वेश्चन है कि ब्लैक होल जो होता है ये आपका जीरो वॉल्यूम और इनफाइनाइट डेंसिटी होता है। किसी भी ब्लैक होल में जीरो वॉल्यूम क्या होता है, ब्लैक होल में आपके ब्लैक होल में क्या होता है बच्चे, याद रखिए इस बात को कि ब्लैक होल में आपका जीरो वॉल्यूम और आपका इनफाइनाइट क्या होता है बच्चे, आपका डेंसिटी यानी आपके घनत्व होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बाउंड्री ऑफ ए ब्लैक होल इज कॉल्ड, आपके जो ब्लैक होल के बाउंड्री होते हैं, बाउंड्री कहने का मतलब सीमा, उनके चारों तरफ का जो सीमा होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं इवेंट होरिजिन। क्या कहते हैं, इवेंट होरिजिन, यानी घटना क्षितिज। क्या कहते हैं, घटना क्षितिज। तो बाउंड्री ऑफ ब्लैक होल इज कॉल्ड घटना क्षितिज यानी इवेंट होरिजिन। ठीक है, तो चलिए बच्चे ये कुछ आपके 6 क्वेश्चन यहाँ पे करवाए गए हैं। तो जिन्हें भी इस क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें लिखकर बताइएगा। तो वीडियो को रखते हैं यहीं पे, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।